आज आप सबको एक लव स्टोरी सुनाता हूं। ये लव स्टोरी किसी लड़के लड़की की नहीं बल्कि एक नेता और उसकी पार्टी की लव स्टोरी है। कहानी कुछ यूं है जैसे एक लड़का और एक लड़की की अरेंज मैरिज कराई जाती है, बिल्कुल वैसे ही इस नेता और इसकी पार्टी की भी शादी कराई गई थी अरेंज तरीके से। माने ना इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी, ना इश्क था, ना प्यार था, ना नेता और उसके दल ने एक दूसरे को समझा था, लेकिन जिंदगी भर साथ निभाने का वादा देके इनके पुरखों ने इन्हें एक दूसरे के साथ बांध दिया था। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की उसी अरेंज मैरिज की दास्तान सुनाएंगे। ये योगी और भाजपा का वो तेजाबी इश्क है जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े से शुरू होकर दुश्मनी और फिर दुश्मनी से शुरू होकर मोहब्बत तक कैसे पहुंचा, ये आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के उन 17 वर्षों की कहानी सुनाएंगे जिन 17 वर्षों ने योगी और भाजपा को 17 बार पलटा होगा। हर साल एक नया मोड़ था इन दोनों के रिश्तों में, लेकिन ये इश्क की डोर थी जो किसी के टूटे नहीं टूट रही थी। ये योगी और भाजपा का वो तेजाबी इश्क है जो बिल्कुल सीरियल वालों की तरह, फिल्मों वालों की तरह एक दूसरे से तकरार, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे में मीन मेख निकालने से शुरू होता है और फिर एक दूसरे के गुणों को परिभाषित करते हुए, एक दूसरे की महत्व बताते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे के करीब आता जाता है और फिर कहीं जाके पता चलता है कि हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने थे। फिर कहीं जाके मालूम चलता है कि हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही राजनीति में आए थे। ये योगी और भारतीय जनता पार्टी के उस तेजाबी इश्क की दास्तान है जो हम आपको अथ श्री योगी कथा सीरीज के पार्ट 2 में बताने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 पहले पब्लिश हो चुका था जहां हमने आपको योगी आदित्यनाथ के बचपन की सबसे प्रामाणिक कहानी सुनाई थी। 33 मिनट का वो वीडियो है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बचपन का हर एक मोड़ आपके सामने खुलेगा। आपको मालूम चलेगा कि यमकेश्वर के पंचूर गांव से निकला एक लड़का यूं ही गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश्वर नहीं बन गया था। आपको मालूम चलेगा कि उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकल के एक पहाड़ी लड़का गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश्वर बनने के लिए किसी चमत्कार का सहारा नहीं लेता है। किस तरीके से छोटे छोटे प्रक्रमों के जरिए पहाड़ियों के बीच से लड़का निकल के पूरब के मैदान की बाजी मार लेता है। अगर देखना हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके देख सकते हैं। आज इस सीरीज के पार्ट 2 में हम आपको बताने जा रहे हैं योगी और बीजेपी के तेजाबी इश्क की दास्तान, और इसका पार्ट 3 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है जहां हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे की वो कहानी कि योगी आदित्यनाथ 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री कैसे बन गए, कैसे यूपी के सबसे धाकड़ नेताओं को पीछे छोड़ते हुए भाजपा का सबसे बड़ा बागी, भाजपा का सबसे बड़ा राजदुलारा बन गया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो शुरू होती है आज से 17 वर्ष पहले जब योगी और भाजपा की शादी कराई गई थी। महंत अवैधनाथ यानी योगी आदित्यनाथ के गुरु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार गोरखपुर की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और जब उनकी उम्र हो चली, उनको लगा कि अब वो सक्रिय राजनीति के लायक नहीं है, इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना एक उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी को सौंपा और योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के परिणय सूत्र में बांध दिया। माने पाणी ग्रहण हो गया भाई साहब। न योगी को पता था कि भाजपा के नेता कैसे हैं, न भाजपा को पता था कि योगी आदित्यनाथ कैसे हैं, लेकिन अब पुरखों ने कह दिया है तो बात बन ही गई। योगी और भाजपा की शादी हो गई। पहला चुनाव हुआ 1997 का चुनाव। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के परचम तले गोरखपुर के मैदान में गोरखनाथ पीठ और समाजवादी पार्टी के जमुना प्रसाद के बीच लड़ी गई ये लड़ाई 1998 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की सबसे बड़ी लड़ाई बनी। 26 साल के योगी 26,000 वोटों से जीत के गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते, गले में 2-2 आई कार्ड टांगे, एक गोरखनाथ पीठ का आई कार्ड और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का आई कार्ड। देश की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। पहली बार लोगों ने देखा एक इतना युवा उम्र का सांसद गोरखपुर की धरती से आ रहा है। माने योगी आदित्यनाथ एक किस्सा सुनाते हैं। हरदीप पुरी उस समय खाद्य मंत्री हुआ करते थे,
तो योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे कि भैया गोरखपुर में खाद का एक कारखाना लगवा दीजिए, उर्वरक का एक कारखाना पहले से तय हुआ था, आप लगवा देंगे तो बेहतर होगा, विकास होगा। तो उन्होंने कहा कि जी आप कौन? तो उन्होंने कहा भाई मैं गोरखपुर का सांसद योगी आदित्यनाथ। तो वो ऊपर से लेके नीचे तक योगी आदित्यनाथ को देखे, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से, इतने पतले दुबले? तो योगी ने कहा हाँ भाई क्या दिक्कत है? तो हरदीप पुरी ने कहा भैया एक बार गोरखपुर गए थे हम रैली करने, माने रैली हमारी बीच में हो रही थी, इधर से अद्धा, इधर से गुम्मा, इधर से गोली, इधर से बम, इतने गैंगस्टरों के बीच में से तुम चुन के आ कैसे गए? योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा दिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जीत का यही फलसफा आपको पूर्वांचल की राजनीति की नब्ज बता देगा। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल को गैंगस्टरहीन करने के लिए जो संकल्प किए थे, उन संकल्पों की बदौलत ही योगी ने राजनीति की एक एक सीढ़ी शुरू की थी। पहली बार योगी जीत के संसद तो पहुंच गए थे, लेकिन इस ससुराल पक्ष के कई लोगों को इस नई नई वधू के आने से बड़ी शिकायतें थी। जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना कि जेठानी देवरानी को दबाने के पीछे लगी रहती है, ननद भाभी के पीछे लग जाती है कि कहीं इस नई आई बहू ने सासू माँ का दिल जीत लिया तो हमारा पत्ता कट जाएगा, तिजोरी की चाबी इसे मिल जाएगी, सारे गहने इसे मिल जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही उत्तर प्रदेश भाजपा के नेताओं को लग रहा था कि कहीं योगी आदित्यनाथ शीर्ष नेताओं की नजर में आ गए तो हमारा पत्ता कट जाएगा, सारा का सारा क्रेडिट ये ले जाएगा। तो उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता लगे योगी का पत्ता काटने, माने योगी भाजपा में ही है, यानी योगी अपने ससुराल में ही रह रहे हैं, लेकिन ससुराल के ही लोग ससुराल से बाहर निकालने के लिए रास्ते तैयार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ही टीम के सबसे पक्के वाले खिलाड़ी शिव प्रताप शुक्ला, जो योगी की जीत का जिम्मा अपने कंधे बांधे घूम रहे थे। शिव प्रताप शुक्ला माने पूर्वांचल में भाजपा का सबसे पुराना दरख्त। शिव प्रताप शुक्ला माने समझ लीजिए पूर्वांचल की जमीन पे गोरखनाथ पीठ के अलावा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जितना कैडर है इसी एक आदमी के बूते है। और वही शिव प्रताप शुक्ला योगी आदित्यनाथ को अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा लगे कि आपको आज भी गोरखपुर के गली चौराहों पे शिव प्रताप शुक्ला और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी के किस्से सुनने को मिल जाएंगे, और वो भी चाट मसाले के साथ। शिव प्रताप शुक्ला योगी को हटाने के लिए काहे न लगे भाई? योगी आदित्यनाथ उनके सियासी भविष्य के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह लग गए थे। माने शिव प्रताप शुक्ला को लग रहा था कि उनका उगता सूरज दोपहर का सूरज बनने से ही पहले अस्तता की ओर बढ़ गया है। शिव प्रताप शुक्ला को लग रहा था कि अगर पूर्वांचल के सियासी फलक पे योगी आदित्यनाथ का उदय हो गया तो उनका सियासी सूरज दोपहर का सूरज बनने से ही पहले शाम का सूरज बन जाएगा, किसी काम का ना रहेगा। तो भैया वो लग गए योगी को हराने के लिए, और यहीं से शुरू होती है योगी और भाजपा के तेजाबी इश्क की तू मैं शुरुआती लड़ाई। जब योगी और भाजपा एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, एक दूसरे से छिटक से रहे थे। जैसा टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना कि पहले लड़का लड़की छिटकते हैं, खूब लड़ाई होती है भाई साहब, तब जाके प्यार होता है ना। लड़ाई जितनी गहरी प्यार उतना पक्का। तो योगी और भाजपा की लड़ाई 17 साल की है, तो सोचो प्यार कितना गहरा होगा। धीरे धीरे हुआ क्या, शिव प्रताप शुक्ला योगी आदित्यनाथ का समर्थन गोरखपुर के आसपास के इलाके में घटाने लगे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंदर खाने प्रचार करने लगे। कभी गोरखपुर वासियों से पूछिए, आपको मालूम चलेगा शिव प्रताप शुक्ला ने क्या क्या प्लान रचे थे योगी को आने वाले चुनाव में हरवाने के लिए। लेकिन ना शिव प्रताप शुक्ला को पता था ना योगी आदित्यनाथ को कि 5 साल बाद आने वाला ये मौका 21 साल में आ जाएगा। माने 98 में चुनाव हुआ था, 99 में फिर होने लगा। 1 साल बाद ही पूरे देश की जनता दोबारा से चुनावी समर में खड़ी थी। अपना नेता अभी तो चुना था, अब फिर से चुनना था। कैसे दिल्ली में षड्यंत्र हो गया था। वो चाय पार्टी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरना वो तो अलग चैप्टर है, अगर आप कहेंगे तो हम उसका वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे जल्दी ही कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी कैसी थी। लेकिन खैर 1999 का चुनाव दोबारा हुआ, योगी आदित्यनाथ दोबारा चुनाव मैदान में। अब योगी आदित्यनाथ को लगा भैया बाहर से चुनौती आई है तो ससुराल वाले तो साथ खड़े होंगे। क्या मालूम था भैया, भाभी ननद देवरानी सब एक हो गए हैं, अद्भुत कहानी चल रही है। शिव प्रताप शुक्ला अंदर खाने योगी के विरोध में प्रचार कर रहे थे, जिसका फल क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाहर के सभी बूथों पे चुनाव हारने लगे। जब वोटों की गिनती शुरू हुई योगी के पसीने आ गए। पहली बार योगी की खींच दिखी थी,
पहली बार योगी आदित्यनाथ का गुस्सा देखने को मिला था मतदान केंद्र पे, जहां पे मतगणना जारी हो रही थी। योगी को समझ नहीं आ रहा था उनके साथ हो क्या रहा है। जहां जहां योगी को लग रहा था कि वो पक्का जीतने वाले हैं, वहां वहां वो चुनाव हार रहे थे। एक एक बूथ हाथ से निकलता जा रहा था, जीत हाथ से फिसलती नजर आ रही थी। लग रहा था अब तो योगी चुनाव हार ही गए। वो तो भला हो गोरखनाथ पीठ के भक्तों का और गोरखपुर सदर के निवासियों का कि भैया भागते भूत को लंगोटी सही, 26,000 की जगह 7,000 सही, मगर योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत तो गए। हालांकि आंकड़ा 26,000 के पार से घट के 7,000 पे आके ठहर गया। लाज बच गई योगी आदित्यनाथ की। बस योगी आदित्यनाथ बड़े टेंशन में आ गए इसके बाद। माने योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में बताते हैं, इस चुनावी हार के बाद योगी अपने गुरुजी के पास गए थे। उन्होंने अपने गुरु अवैधनाथ से कहा, गुरुजी सियासत हमारे बस की नहीं है, इसे संभालो आप। हमें मालूम नहीं, देखो कैसे हार गए हम, यहाँ हार गए, यहाँ हार गए, यहाँ हार गए, यहाँ तो शिव प्रताप जी गए थे, यहाँ तो हमारी पार्टी के कैडर गया था। अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को पास बुलाया, बोला बच्चा संन्यास से पहले तुमने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि गुरुजी संन्यास का मतलब पलायन तो नहीं, क्या जवाब दिया था हमने? योगी आदित्यनाथ ने कहा, गुरुजी पलायन नहीं, यही कहा था आपने। अवैधनाथ ने कहा, तो बच्चा पलायन नहीं करना, जीवन से पलायन न सियासत से पलायन। पलायन नहीं, भागना नहीं है, इसी क्षेत्र में रह के राज सत्ता को साध के सेवा का माध्यम बनाना है। जुटे रहो, आगे आगे देखो, सियासत के नए नए दांव पेच कैसे सीखते जाओगे तुम्हें मालूम नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ को भी नहीं मालूम था कि आने वाले समय में वो कैसे कैसे सियासी दांव सीखने वाले हैं। हुआ क्या, योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद अपने कैडर से, अपने तरीके से इस बात के साक्ष्य जुटाने शुरू किए कि आखिर उस चुनाव में गड़बड़ी क्या हुई थी। तो जब गड़बड़ी मालूम चली तब तो भाई साहब बिल्कुल होश उड़ गए। माने गड़बड़ी मालूम चली कि अपने ही नेता योगी को ही हरवाने के पीछे लगे हुए थे। बस उसी दिन से योगी ने ठान लिया कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का सहारा नहीं लेना है। माने इस नई आई बधू ने ससुराल में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, कह दिया कि हम सासू माँ का ना खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे, अकेले रहेंगे, अपने दम पे रहेंगे ससुराल में। अब यहां से शुरू होती है नई कहानी भाई साहब, नई दास्तान। सुनते जाइए, समझते जाइए। इसी बीच गोरखपुर में एक बड़ी घटना घट गई, ऐसी घटना जिसने गोरखपुर का सियासी ताप बढ़ा दिया, ऐसी घटना जिसने गोरखपुर के सियासी पारे को बुखार चढ़ा दिया। हुआ क्या था, दरअसल गोरखपुर के गोलघर बाजार पे कुछ कपड़ा व्यवसायियों की दुकान है, वहां पे कुछ छात्र खरीदारी करने गए थे। किसी बात पे दुकानदार और छात्रों के बीच में तू मैं हो गई। अब भैया गोरखपुर का तेवर, पूर्वांचल का तेवर, तू मैं से बंदूक पे बात पहुंचने में चंद सेकंड लगते हैं। जितने में लैंड रोवर 0 से 100 किलोमीटर पहुंचती है, उससे कम में हाथ कट्टे पहुंचता है पूर्वांचल में। बस भैया दुकानदार ने बंदूक निकाल ली। अब इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब अफवाहों में है। पूर्वांचल की गली गली में कहानी मशहूर है, आप कहीं चले जाइए हर 10 कदम पे नई कहानी मिलेगी। कोई बताएगा कपड़ा व्यवसायी ने गोली मारी, कोई बताएगा नहीं मारी, कोई बताएगा छात्र मर गया, कोई बताएगा छात्र घायल तक नहीं हुआ। कहानी जो भी हो, मगर इस घटना ने बवाल चढ़ा दिया था। अच्छा, बवाल चढ़ने का कारण ये था कि वो छात्र कोई आम छात्र होते तो बात और होती, आई गई हो जाती। छात्र प्रताप छात्रावास के थे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे प्रताप छात्रावास में क्या खास बात है, क्या हीरे जड़े हैं बिल्डिंग में? हीरे नहीं जड़े हैं जनाब, बिल्डिंग के पत्थरों पे गोरखनाथ पीठ का स्टैंप चस्पा है। गोरखनाथ पीठ के द्वारा गोरखपुर के आसपास के इलाकों में कई शैक्षणिक संस्थान चलाए जाते हैं, एक लंबी कतार है और उन कतारों के शीर्ष पे स्थित है प्रताप छात्रावास। प्रताप छात्रावास का छात्र माने गोरखनाथ पीठ का अनुयायी। और अगर प्रताप छात्रावास के छात्र कोई राजनीतिक गतिविधि करेंगे तो उसमें गोरखनाथ पीठ की सहभागिता होगी ही होगी। और अगर गोरखपुर की जमीन पे कोई आंदोलन हो और उसमें गोरखनाथ पीठ की सहभागिता हो तो उस आंदोलन की आंच से लखनऊ जलेगा जरूर। उस रोज भी जला था। दरअसल छात्र लगातार आंदोलन तेज करने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल छात्रों को अपना आश्रय दे नहीं रहा था, फिर चाहे वो शिव प्रताप शुक्ला हो या हरिशंकर तिवारी। जी जनाब, गोरखपुर के ये दोनों घाघ नेता उन दिनों उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह के नेतृत्व में चल रही सरकार में कैबिनेट मंत्री थे।
अगर इन दोनों नेताओं ने जरा सा भी तवज्जो दे दी होती ना छात्रों की इस बात पे, तो छात्रों का यह आंदोलन इतना उग्र ना होने पाता। लेकिन दोनों ने दी नहीं, तो छात्र अपने तरीके से आंदोलन को तेज करने लगे। जब छात्र अपने आंदोलन को तेज करने के लिए साधन जुटा रहे थे, तब छात्रों को सुध आई गोरखनाथ पीठ की, अपने बाबा अवैधनाथ की, जो शांत चित्त बैठे रहते थे मगर छात्रों की मदद जरूर करते थे। छात्र झोली फैलाए अवैधनाथ के पास पहुंचे तो अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ की तरफ देखा, बोला, बच्चा, बच्चों का काम है, संभालो। योगी आदित्यनाथ छात्रों से मिले, झटके में सारी बात समझ गए, क्योंकि ये गोरखनाथ पीठ का होने वाला पीठाधीश्वर नहीं समझ रहा था, ये वो अजय सिंह बिष्ट समझ रहा था, जिसने कभी उत्तराखंड बनवाने के लिए छात्र आंदोलन किया था, जिसने कभी नए उत्तराखंड के गठन के लिए पीठ पे लाठियां खाई थी। वो अजय सिंह बिष्ट छात्रों की बात यूं समझ गया और फिर निकला रौला। पहली बार अजय सिंह बिष्ट ने गोरखपुर की धरती पे अपने पांव धरे तो धरती हिल गई थी। गोरखपुर के लोगों ने पहली बार छोटे बाबा के दर्शन किए थे। गोरखपुर की गलियों में सनसनाहट की तरह खबर फैल गई थी, छोटे बाबा आ रहे हैं, छोटे बाबा आ रहे हैं। लोगों को छोटे बाबा में अक्स नजर आ रहा था। पुराने लोगों को याद होंगे दिग्विजयनाथ के वो तेवर, जो 1940 के दशक में बारूद की तरह सुलगा करते थे और जिस बारूद की गंध नेहरू की नाक तक पहुंची थी। महंत दिग्विजयनाथ के तेवर जिसको याद थे, वो समझ रहे थे योगी में दिग्विजयनाथ का अक्स है और अवैधनाथ की समझ। योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के इस आंदोलन को गोरखपुर का महाआंदोलन बना के रख दिया। गोरखपुर के गली चौक चौराहों की हर दुकानें बंद करवा दी। देखते ही देखते गोरखपुर में आंदोलन का वो दौर शुरू हुआ जो गोरखपुर ने कभी देखा नहीं था। योगी आदित्यनाथ छात्रों की अगुवाई करते हुए एसएसपी आवास की छत पे चढ़ गए, बाउंड्री पे खड़े हो गए। छात्रों को यकीन नहीं हो रहा था ये गोरखनाथ पीठ के उत्तराधिकारी बाउंड्री पे खड़े हुए हैं। छात्रों को योगी का ये युवा तेज तर्रार अंदाज खूब भाया। माने इस एक छात्र आंदोलन में अगुवाई के बदले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों के दिलों में अपना डेरा बसा लिया था, दिलों में घर कर गए थे योगी। जब इस बात का पता शिव प्रताप शुक्ला और हरिशंकर तिवारी को चला तो भागे भागे आए गोरखपुर। लेकिन जब तक आए तब तक तो देखे काफिला लुट चुका था, बाजी लुट चुकी थी। जब आना था तब तो आए नहीं, और अब जब आए हैं तो सारा का सारा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ लेके निकल चुके हैं। अब शिव प्रताप शुक्ला को लगा कोई मौका तो मिले जब इस योगी को लपेटा जाए, माने कोई तो ऐसा अवसर मिले जब योगी आदित्यनाथ को अच्छे से सबक सिखाया जाए। जैसे ससुराल में प्लानिंग करती है ना जेठानियां नई नई आई वधू के साथ, कि किस तरह से सासू माँ के सामने इसकी कमी गिनाई जाए, तो बस इसी तरह का मौका ढूंढा जाने लगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ की कमी शीर्ष नेतृत्व को दिखाई जाए। मौका बहुत जल्दी मिल गया। हुआ क्या था, महाराजगंज का जिला गोरखपुर के बगल में है। उस जिले में पंचरुखिया नाम का कस्बा है। उस कस्बे में तालाब की जमीन को लेकर विवाद हो गया। माने एक पक्ष कहने लगा कि ये जमीन तालाब की है और एक पक्ष कहने लगा ये जमीन कब्रिस्तान की है। अब जहां दो धर्मों की बात आ जाए तहां मामला जरा संवेदनशील हो जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लगा अगर उन्हें पूर्वांचल की राजनीति में हाथ आजमाने हैं, अगर दिग्विजयनाथ के तेवर में राजनीति करनी ही है और अगर ससुराल में रह के अपना अलग झंडा बुलंद करना है, यानी इन जेठानियों को सबक सिखाना है, तो इसका एक ही तरीका है, खुद की ताकत बढ़ाओ, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तो योगी आदित्यनाथ को लगा कट्टर हिंदुत्व का ट्रैक उनके लिए परफेक्ट होगा। कट्टर हिंदुत्व का ट्रैक, गोरखपुर का निशान। योगी आदित्यनाथ की राजनीति के लिए इससे सुटेबल मौका कोई था नहीं। और योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ पीठ से ऐलान कर दिया वो पंचरुखिया जाएंगे हिंदू समुदाय का साथ देने के लिए। हिंदू समुदाय के लिए गोरखनाथ पीठ के भक्तों ने और योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने इसे योगी आदित्यनाथ का महात्याग, महान साहस बता के पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचारित किया। ऐसा लगा कि मानो योगी आदित्यनाथ कोई धर्मयुद्ध लड़ने जा रहे हैं। ऐसा लगा कि मानो कुरुक्षेत्र के मैदान में रण होने जा रहा है और वासुदेव कृष्ण बंसी बजाते पहुंच गए हैं पांडवों का साथ देने। योगी आदित्यनाथ पंचरुखिया गए, पुलिस ने रोका रास्ते में, चूंकि योगी आदित्यनाथ का पंचरुखिया पहुंचने का मतलब था पंचरुखिया में तनाव और बढ़ना,
क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी एक पक्ष का साथ देने जा रहे थे तो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष वाले अपने साथ देने वालों को बुलाएंगे। अंदेशा यही था और हुआ भी यही। योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से तनाव और बढ़ गया, गोलियां बारी चली, एक दूसरे को घेरा गया, योगी आदित्यनाथ के काफिले को भी घेरा गया और योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली एक गोली से सपा नेत्री तलत अजीज के सरकारी गनर सत्य प्रकाश यादव की मौत हो गई। जी हां, सरकारी गनर सत्य प्रकाश यादव की मौत हो गई योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली एक गोली से। योगी आदित्यनाथ के लिए ये बहुत बड़े संकट का समय था। गोरखपुर को आज भी वो सरगर्मियां सिहरा देती हैं जब गोरखपुर वासियों को याद आती है वो शाम, जिस शाम पंचरुखिया से योगी लौट रहे थे। गोरखपुर की सड़कों को पुलिस के उन बूटों की थापें भुलाए नहीं भूलती हैं। गोरखपुर की हवाओं को पुलिस के सायरनों की वो सरगर्मियां आज भी डरा देती हैं। इतनी पुलिस, इतनी पुलिस, इतनी पुलिस कि गोरखपुर ने ना उस दिन के पहले ना उस दिन के बाद कभी वैसा मंजर देखा था। कहने को तो योगी आदित्यनाथ पंचरुखिया से अपनी पीठ वापस आ रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था कि कोई गैंगस्टर वापस आ रहा है, कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन वापस आ रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए अपने दांव पेच चल रही है। एसएसपी से लेकर डीआईजी लेवल के अधिकारी सड़कों पे ऐसा दौड़ रहे थे जैसे कोई आतंकवादी आ रहा हो। अरे ऐसी सख्ती की गोरखनाथ पीठ का घेराव कर लिया गया था। गोरखपुर वासियों को यकीन नहीं हो रहा था, उनकी आस्था के सबसे बड़े मरकज, पूरी दुनिया में गोरखपुर की पहचान, हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े मरकज के तौर पर देश में विख्यात गोरखनाथ पीठ का कभी घेराव हो सकता है, और वो भी तब जब प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब होगा गोरखनाथ पीठ का घेराव। लेकिन सब कुछ किसके इशारे पे हो रहा था ये अभी बताऊंगा आगे। योगी आदित्यनाथ का काफिला लाल सूमो में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे, सीधा गोरखनाथ पीठ की तरफ आ रहा था और सड़कों पे पुलिस वालों के वायरलेस पे मैसेज गूंज रहे थे, लाल सूमो में अपराधी आ रहा है उसे पकड़ो, लाल सूमो में अपराधी आ रहा है उसे पकड़ो। पुलिस वासियों की नजर सीधा लाल सूमो पे थी। एक लाल सूमो आई तो बैरियर लगा दिए गए। कांस्टेबल सूमो के पास पहुंचा तो उसने देखा ये तो योगी जी है। वो बार बार देखता था योगी जी को, भाई गोरखनाथ पीठ में ही रहते थे। उसने बैरियर हटा दिया। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी साए से बैरियर के साइड मारते हुए सीधा पीठ के अंदर घुसी। तब तक वायरलेस पे डांट की आवाज आई, लाल सूमो में बैठे आदमी को पकड़ा क्यों नहीं? उसने कहा वो तो योगी जी थे, उसी को तो पकड़ना था। पुलिस वालों को लगा अरे मौका हाथ से गया। पूरी गोरखनाथ पीठ का घेराव हो गया। गोरखनाथ पीठ की प्रतिष्ठा पे इससे बड़ा आघात कभी नहीं हुआ था जब पुलिस गोरखनाथ पीठ का घेराव कर रही थी और गोरखनाथ पीठ के भावी पीठाधीश्वर, गोरखनाथ पीठ के उत्तराधिकारी के सर पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। सरगर्मियां थी। गोरखपुर की चाय के नुक्कड़ों से लेकर पान की टपरियों पे चर्चे थे कि आज रात योगी की गिरफ्तारी हो सकती है, आज रात पुलिस धावा बोल सकती है, आज रात गोरखनाथ पीठ के भीतर पुलिस का अमला प्रवेश कर सकता है। ये बहुत बड़ा आघात था गोरखनाथ पीठ की प्रतिष्ठा पे। महंत अवैधनाथ को जब सारी बात पता चली तो अवैधनाथ ने फोन लगाया दिल्ली एलके आडवाणी से। जैसे होता है ना, पुरखे बात करते हैं जब तलाक होने वाला होता है ना अरेंज मैरिज में, तो भाई तब पुरखे आ जाते हैं दोनों के, एक दूसरे को मेल जोल कराने, एक दूसरे को समझौता कराने, एक दूसरे को एक दूसरे की महत्व समझाने। बिल्कुल वैसे ही महंत अवैधनाथ सामने आए। एलके आडवाणी को फोन लगाया, कुशाभाऊ ठाकरे को फोन लगाया जो भाजपा के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन दोनों से बातचीत करने के बाद मामला शांत हुआ, योगी की गिरफ्तारी टली, पुलिस का घेराव हटा, गोरखपुर वासियों को चैन आया, चलो मामला सब कुछ ठीक ठाक हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात का अंदेशा जता ही रहे थे कि तभी इस बात की पुष्टि भी हो गई उनके किसी विश्वस्त साथी के द्वारा कि सरकार पे दबाव बनाया गया था। किसके द्वारा दबाव बनाया गया था? शिव प्रताप शुक्ला और हरिशंकर तिवारी के द्वारा। कई वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि शिव प्रताप शुक्ला और हरिशंकर तिवारी ने ही दबाव बनाया था तब की कल्याण सिंह की सरकार पे कि योगी की गिरफ्तारी कराई जाए।
क्या दौर था वो जब भाजपा की सरकार में भाजपा के ही नेता योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी हो रही थी। कभी कल्पना कर सकते थे उस दौर में कि कभी योगी भाजपा के इतने राज दुलारे हो जाएंगे कि उन्हें भाजपा का अगला भविष्य बताया जाने लगेगा। सियासत है जनाब, एक एक करके कदम दर कदम बढ़ेंगे, आपको सारी बात समझ में आएगी। फिलहाल तो तलाक होने से बच गया था, लेकिन अभी इस स्टोरी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं। योगी आदित्यनाथ इसके बाद लगातार अपनी कट्टर हिंदुत्व के ट्रैक पे आगे बढ़ते रहे। माने ये नई नई आई बहू अपने तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड होने लगी थी, अपने पैर पे खड़ी होने लगी थी। ससुराल की इसे जरूरत नहीं थी, अपना खर्चा चलाने में स्वयं ही माहिर थी। धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में अपनी पैठ बनाते जा रहे थे और इसके लिए वो दो चीजों का सहारा ले रहे थे। नंबर एक, महंत अवैधनाथ के उस संकल्प को अपनी बुनियाद दे रहे थे जिस संकल्प के बूते महंत अवैधनाथ ने पूर्वांचल की सारी राजनीति को साध रखा था, यानी गैंगस्टर विहीन पूर्वांचल। पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ गैंगस्टरों के खिलाफ एक शरण स्थली के तौर पर नजर आ रहे थे। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, पूरा वो जो मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर पूर्वांचल की बेल्ट गैंगस्टर से पीड़ित रहती थी, उसे गोरखपुर की धरती पे पहुंच के सुकून नजर आता था। उसे योगी आदित्यनाथ की शरण में, गोरखनाथ पीठ की छाया में, उसके आश्रय में सुकून के कुछ पल मिलते थे। देखते ही देखते योगी अपना खुद का जनता दरबार लगाने लगे। भाजपा की उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन भाजपा को तो योगी की जरूरत थी तब। खैर, ये रिश्ता यूं ही चलता रहा। योगी भाजपा को आंखें दिखाते रहे, कभी भाजपा योगी को नीचा दिखाती रही, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे के तौर पे योगी अब जाने लगे थे। योगी आदित्यनाथ की एक अच्छी खासी पहुंच हो गई थी पूर्वांचल के गांव-गांव में। पूर्वांचल के लोग योगी में अपना नेता देखने लगे थे। खास तौर से जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया था वो लोगों के दिल को छू रहा था। योगी आदित्यनाथ सादे कपड़ों में जब लोगों से मिलने गांव पहुंचते थे तो लोगों का दिल बाहर आ जाता था। देखते ही देखते योगी ने भाजपा के इधर अपनी छवि बना ली और इधर गुजरात के सूबे से देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया का सिंहनाद गूंजा, गोधरा के दंगे हो गए। नरेंद्र मोदी पूरे देश के चर्चा के विमर्श में केंद्र पर आ गए। गोधरा के मुद्दे ने पूरे देश की राजनीति को नई करवट दी, तो योगी आदित्यनाथ ने भी राजनीति की नई करवट लेनी सोची, या नई करवट कहे या लंबी छलांग लगाने की सोची। योगी आदित्यनाथ ने गोधरा के कांड के बाद हिंदू हितों और हिंदू सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने नए संगठन की स्थापना की घोषणा कर दी। नाम हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना योगी आदित्यनाथ के सियासी सफर को नए पंख देने वाली थी। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के जरिए धीरे धीरे करके पूर्वांचल के गांव में अपनी सशक्त पहुंच बढ़ा रहे थे। पूर्वांचल के युवाओं में इस संगठन को बहुत लोकप्रिय बनाया। पूर्वांचल के युवाओं ने इस संगठन को ऐसा थामा, हाथों हाथ ले लिया मानो, क्योंकि संगठन में राष्ट्रवाद की धार थी और योगी के कट्टर हिंदुत्व का तड़का। विचारधारा लोगों को खूब रास आ रही थी। लोग जुड़ते चले आ रहे थे इस एक संगठन के तले। देखते ही देखते योगी आदित्यनाथ की ये हिंदू युवा वाहिनी पूर्वांचल का एक अहम किरदार बन गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 2 बरस के भीतर भीतर ही हिंदू युवा वाहिनी इस कदर ताकतवर हो जाएगी। आए साल 2002 के चुनाव उत्तर प्रदेश वाले, केंद्र वाले नहीं, और उत्तर प्रदेश भाजपा ने अपने सबसे पुराने दरख्त शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर विधानसभा से टिकट दे दिया। योगी आदित्यनाथ खिलाफ खड़े हो गए। योगी ने भारतीय जनता पार्टी की कमेटी में कहा, शिव प्रताप शुक्ला को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये योगी का बदला पार्ट 2 कह लीजिए या योगी का बदलापुर, जो कहना हो वो कह लीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने शिव प्रताप शुक्ला से बगावत का ऐलान अब खुले मंच से कर दिया था। योगी ने भाजपा को अपने तेवर दिखा दिए कि शिव प्रताप शुक्ला को टिकट मिला तो उनकी पराजय सुनिश्चित। लेकिन शिव प्रताप शुक्ला का भी अपना खेमा था जनाब। अब जेठानी इतनी आसानी से थोड़ी ना देवरानी के लिए अपना मंच खाली करती है। उसे भी तो यही मान रहता है, यही गुमान रहता है कि जनाब जितने दिन हुए हैं तुम्हें सियासत में आए, इतने लोगों को तो हमने सियासत में खड़ा कर दिया है, तुम हमें सिखाओगे सियासत।
शिव प्रताप शुक्ला को भी यही गुमान था। उन्हें लगता था वो इमरजेंसी के दौर के नेता हैं, आपातकाल की काल रात्रि में कारागार के दर्शन किए हैं, तो कुछ पुण्य फल तो होगा, कुछ तो संचित होगा जो गोरखपुर के लोग उन्हें हारने नहीं देंगे। इसी के बूते उन्होंने पार्टी से टिकट भी ले लिया, क्योंकि भाई पार्टी की लॉबी तो उन्हीं का साथ दे रही थी। और योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बिना गोरखपुर के मैदान में चुनाव के लिए खड़े हो गए। योगी आदित्यनाथ को लगा ये भाजपा उन्हें चुनौती दे रही है, और उत्तर प्रदेश भाजपा के नेताओं को लगा उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सपनों को पलीता लगा दिया, योगी आदित्यनाथ को भले तरीके से सियासत में ठिकाने लगा दिया। मगर अगर योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से ठिकाने लगाए जा सकते थे, इतनी आसानी से उनके हौसले पस्त किए जा सकते थे, इतनी आसानी से उन्हें सियासत में शून्य किया जा सकता था, तो योगी आदित्यनाथ आज इतने खास ना होते। योगी के तेवर भी खास थे, तभी आज योगी खास हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ गोरखपुर की धरती पे हिंदू महासभा के समर्थित उम्मीदवार राधा मोहन अग्रवाल को अपना समर्थन दे दिया। देखते ही देखते ये बछड़े और सिंह की लड़ाई अचानक से दो खेमों से बट के दो चेहरों के बीच आगे रुक गई थी। लोग योगी आदित्यनाथ और शिव प्रताप शुक्ला में से किसी एक को चुनना चाह रहे थे। शिव प्रताप शुक्ला को भी लगता था लोग उन्हें ही चुनेंगे, और योगी आदित्यनाथ को भी कि लोग उन्हें ही चुनेंगे। जब नतीजे आए तो गोरखपुर की जनता का मानस बता रहा था कि सुई किस ओर झुकी है। बस यही चुनाव था जिसके बाद गोरखपुर की धरती पर योगी के समर्थक नारा लगाने लगे कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। माने अगर योगी योगी नहीं कहेंगे तो गोरखपुर से कहीं चले जाइए, बेहतर होगा। शिव प्रताप शुक्ला ने योगी योगी नहीं कहा था तो गोरखपुर वासियों ने उस चुनाव में गोरखपुर से बाहर पटक दिया। शिव प्रताप शुक्ला अपने ही गढ़, अपने ही किले से हाथ धो बैठे। माने योगी आदित्यनाथ ने शिव प्रताप शुक्ला से उनका गुरूर छीन लिया, उनका गोरखपुर छीन लिया। अब गोरखपुर शिव प्रताप शुक्ला का नहीं, योगी आदित्यनाथ का था। वो चुनाव था कि बस उसके बाद शिव प्रताप शुक्ला राजनीति से नेपथ्य की ओर गए तो लौटे ही नहीं। लौटे कब लौटे ये बताएंगे हम आपको इस कथा की अगली सीरीज, यानी योगी के मुख्यमंत्री बनने की पर्दे के पीछे की कहानी के भीतर। उसमें शिव प्रताप शुक्ला फिर से एक दफा आपको नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल तो इस कहानी के अंत की ओर धीरे 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 प्रस्थान करते हैं। शिव प्रताप शुक्ला को चुनाव हरवाने के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदू युवा वाहिनी के साथ लगातार पूर्वांचल में मजबूत होते चले गए और अपनी ससुराल से अलग होते चले गए। हर चुनाव में अपनी ससुराल से लड़ाई होती, जैसे घरों में तू मैं होती है ना हर त्योहार पे, लेकिन फिर से त्योहार सब साथ में मनाते हैं, वैसे ही हर चुनाव में योगी और भाजपा की लड़ाई होती थी। क्यों? माने योगी आदित्यनाथ कहते थे कि हमारे उम्मीदवारों को टिकट दो, भाजपा वाले कहते थे नहीं हमारे होंगे, फिर इन दोनों के बीच में से भाजपा वाले अपने दे देते थे, तो फिर योगी हिंदू महासभा के तले नहीं, हिंदू युवा वाहिनी के तले ही सही अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवा ही देते थे, और फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रचार करके उन्हें जितवा भी देते थे। तो ये तू मैं जैसे त्योहारों में चलता है कि इनका कपड़ा ऐसा नहीं ऐसा आना चाहिए, नहीं यहाँ ना पोताई कहो यहाँ पोताई हो, ऐसे ही तू मैं चलती रही, मगर रिश्ता निभता रहा, पति पत्नी का रिश्ता चलता रहा। शादी टूटने नहीं पाई क्योंकि पुरखे साथ थे। इसमें से सबसे बड़ी बगावत तो योगी आदित्यनाथ ने 2006 में कर दी, जब भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया था, और योगी आदित्यनाथ ने उसी समय गोरखनाथ पीठ के भीतर हिंदू महाधिवेशन का आयोजन कर दिया। माने बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक ससुराल पक्ष में घर वाले अपना कोई आयोजन कर रहे हो, छोटी बहू अपना कोई अलग त्योहार मनाने लगे। अब सारे परिचित कैसे होंगे? दो खेमों में बट जाएंगे, एक होंगे जो इनके वाले में आएंगे, एक होंगे जो इनके वाले में आएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों वालों में आएंगे। यही हुआ था उस रोज। माने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में और योगी आदित्यनाथ के हिंदू महाधिवेशन में अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जो बड़े पुरखे वाले नेता थे ना, वो इन दोनों में आए थे। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी टूटी नहीं, इन दोनों का तलाक नहीं होने पाया। उसके पीछे यही कारण था कि पुरखों का आशीर्वाद गोंद बन के दोनों से जुड़ा हुआ था।
इन दोनों के जो बड़े पुरखे थे वो एक थे, वो इन दोनों का एका कराए रहना चाहते थे, इसीलिए इन दोनों का एका बना रहा। जोड़ी में दरार, टेंशन होते हुए भी रिश्ता टूटा नहीं, चलता रहा और ये सिलसिला 2014 तक अनवरत चला। 17 साल से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बीच यही तू मैं चल रही थी, एक दूसरे को समझना ना समझना चल रहा था। साल 2014 था वो टर्निंग पॉइंट जब इस कहानी में लव आना शुरू हो गया था, जब इस लव स्टोरी में प्यार का तड़का पड़ना शुरू हो गया था, जब लड़ाई झगड़ा करते करते ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसने एक दूसरे को करीब आने का खूब मौका दिया था। जैसे सीरियल्स में होता है ना, एक आध सीन्स दिखाते हैं जिस सीन से एक दूसरे के करीब आने का आभास होता है। कुछ ऐसे ही दृश्य फिल्माए गए थे 2013 से लेकर 2014 के बीच में, जिससे ये लग रहा था कि योगी और भाजपा अब करीब आ रहे हैं, जिससे लग रहा था कि योगी और भाजपा की इस लड़ाई भरे 17 वर्षों की कहानी लव के एंडिंग पर ही खत्म होगी। आज की इस लव स्टोरी में इतना ही, जहां हमने आपको बताया कि योगी और भारतीय जनता पार्टी की ये लव स्टोरी तू मैं से शुरू होके एक दूसरे को समझने तक कैसे पहुंची और इस पहुंचने के बीच में सबसे बड़ा रोल किसने अदा किया। अब इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे मेन इश्क वाला पोर्शन। और जब योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के इतने करीब आए कि दोनों ने मिलकर दुनिया जीत ली जनाब। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बीच की कहानी के निर्णायक मोड़ को सुनने के लिए इंतजार करिए। बहुत जल्द रिलीज होने वाला है हमारा अगला वीडियो, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की आंखों में 20 साल तक बगावत का बीज बोने वाले, बारूद की गंध पैदा करने वाले योगी आदित्यनाथ अचानक से भारतीय जनता पार्टी को गुलाब का फूल क्यों देने लगे, और अचानक से भारतीय जनता पार्टी जो योगी आदित्यनाथ को कड़वे सालन के सिवा कुछ देती नहीं थी, वो योगी आदित्यनाथ के लिए मीठे मीठे पकवान और थाली में राज सत्ता का मुकुट कैसे परोसने लगी। जानने के लिए अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पॉलिटिक्स, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंचते रहे।